मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि करंट क्या है, आवेश क्या है, 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या है, वोल्टेज क्या है और 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है। और हमने कुछ चिन्ह भी देखे थे जो हमारा इलेक्ट्रिकल में यूज किए जाते हैं, जो विद्युत ब्रांच में यूज किए जाते हैं। अब हम आज पढ़ लेते हैं कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। जब विद्युत धारा बहती है तो उसके मार्ग में आने वाली जो रुकावट होती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध मेनली होता क्या है? जैसे कोई वायर होता है, कोई भी तार है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण उसमें धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉनों का आपस में टकराने से क्या होती है? उनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाती। जब भी इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ से वायर में मूव होते हैं, चलते हैं, तो आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के कारण क्या होता है? उनकी स्पीड कम हो जाती है। इस टकराने की घटना को ही हम प्रतिरोध, यानी कि हर एक तार में प्रतिरोध होता है। और किसी तार में प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो किसी तार में प्रतिरोध कम होता है। जैसे कॉपर में प्रतिरोध कम होता है किसके मुकाबले? आयरन के मुकाबले। आयरन में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, आयरन में करंट कम पास होगी और कॉपर में ज़्यादा पास होगी। इसी तरह से सिल्वर में और ज़्यादा करंट पास होगी, यानी सिल्वर का जो प्रतिरोध होता है वो और ही कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट। तो जो अच्छे अच्छे मटेरियल हैं हमारे, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इनमें प्रतिरोध कम होता है। तो प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर रो L अपॉन ए। एल है लंबाई। अगर हमें कोई तार दिया है, उसकी लंबाई पता चल जाए और उस तार का एरिया पता चल जाए कि वो कितना मोटा है और कितना लंबा है, उसके बाद ये रो होती है रजिस्टिविटी, ये डिपेंड करती है कि मटेरियल पर, और ये पता चल जाए, ये फिक्स होती है। जैसे तार की किसी भी कॉपर का जैसे कोई तार बना हुआ है तो कॉपर की जो रजिस्टिविटी है, कॉपर का जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये फिक्स होता है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए वैल्यू फिक्स होती है। तो किसी तार की लंबाई पता चल जाए और उसकी मोटाई पता चल जाए और ये पता चल जाए कि वो तार है किस चीज़ का बना हुआ, तो हम बता सकते हैं कि इस तार के अंदर कितना प्रतिरोध होगा। तो इस तरह से हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन ए, जहाँ पे रो का मान निश्चित होता है क्योंकि रो यहाँ पे कांस्टेंट है, और L और ए, L है हमारी तार की लंबाई और A है तार की मोटाई। अगला फॉर्मूला एक और होता है ओम के नियम से। या तो हमें तार की लंबाई और मोटाई दे रखी है तब प्रतिरोध पता कर सकते हैं, या उस तार में हम क्या करें, वोल्टेज दें और उसमें करंट, वोल्टेज देकर उसमें करंट बहाएं। तो वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होगा वही उस तार का प्रतिरोध होगा, कि वो कितना वोल्टेज और कितना करंट को पास करा रहा है, उसका जो रेशियो निकल के आएगा वही रेजिस्टेंस आएगा। तो ये रेजिस्टेंस की परिभाषा ओम के नियम से है, और ये रेजिस्टेंस की परिभाषा उसके तार के पैरामीटर्स के पदों में है कि उसकी लेंथ दी हो, मोटाई दी हो, तो प्रतिरोध इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला है कि 1 ओम की परिभाषा क्या होती है। अगर हम कहें कि 1 ओम किसी तार, मान लो कोई तार है, उसका 1 ओम प्रतिरोध कब होगा? अगर उस तार में 1 वोल्टेज अगर हम दें तो उसमें 1 एम्पीयर की धारा बह जाए। अगर हम उस तार में हम 1 ही वोल्ट दें और उसमें 1 एम्पीयर अगर धारा बह गई, अगर धारा का मान 1 एम्पीयर हो गया, तो उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब तार के जो प्रतिरोध हैं, ये जो प्रतिरोध है तार में प्रतिरोध, इसको बहुत सारे कारक क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिसके कारण ये प्रभावित हो जाता है? तो आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। एल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तार की लंबाई पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, तार की लंबाई पर। कोई तार बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो उसमें प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। प्रतिरोध होता क्या है? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है। यानी कि कोई तार बहुत ही लंबा, ज़्यादा लंबा तार है तो उसमें जो है प्रतिरोध अधिक होगा, या अर्थात उसमें करंट कम बहेगी। और तार की मोटाई पर, अगर कोई मोटा तार है तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब ये है अनुक्रमानुपाती। एल तो है अनुक्रमानुपाती और आर ए के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे जो अगर मोटाई, तार कोई ज़्यादा मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें धारा ज़्यादा बहेगी, क्योंकि धारा वहाँ ज़्यादा बहती है जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, जहाँ प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जहाँ प्रतिरोध कम होता है वहाँ धारा ज़्यादा बहती है। तो अगर तार मोटा है तो वहाँ पे धारा ज़्यादा पास हो जाएगी। अगला है तार के ताप पर। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे गर्मियों में लाइट अधिक भागती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। जितने भी तार होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है, उनका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब जब प्रतिरोध बढ़ गया तो वहाँ पे बिजली के लॉसेस ज़्यादा होने लगते हैं। बिजली ज़्यादा लॉसेस होने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे बार बार लाइट को गर्मियों में जो है बार बार भगाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि तार के ताप बढ़ जाने के कारण
उसका प्रतिरोध बढ़ गया है, इसलिए बिजली को बार बार उसे ऑन ऑफ करना पड़ता है। अगला है कि तार के पदार्थ पर, हमने पदार्थ कौन सा लिया। अगर हम कॉपर का तार यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, एल्यूमिनियम का कर रहे हैं तो कॉपर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अगर सिल्वर का कर रहे हैं तो बहुत ही कम होगा। और अगर लोहे का या कोई ऐसे मटेरियल का तार यूज कर रहे हैं जिसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा है, तो ये तार के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो तार किस पदार्थ का बना हुआ है, तो प्रतिरोध इस बात पे भी निर्भर करता है। अगला हम पढ़ ले रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि नियत मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अभी हमने पढ़ा था ना R बराबर रो एल अपॉन ए, तो ये जो रो है इसको ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और ये फिक्स होता है। चांदी के लिए इसका मान फिक्स, कॉपर के लिए इसका मान फिक्स, क्योंकि R डिपेंड किस पे करता है, एल पे। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, जब इसका साइन हटाते हैं तो ये हो जाता है R बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे जो रो है ये कांस्टेंट है, इसे कैसे विशिष्ट प्रतिरोध, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये जब हमने साइन हटाते हैं तभी ये कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट आ गया R बराबर रो एल अपॉन ए। तो रो क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो रो बराबर होता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है क्या है, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर कोई 1 मीटर लंबा तार ले लें, R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर हम एक एल की वैल्यू क्या ले लें, एल बराबर 1 मीटर ले लें, और ए की वैल्यू क्या ले लें, उसका जो तार का क्षेत्रफल है, जैसे ये तार है तो इसका क्षेत्रफल ये माना जाता है मोटाई, ये इसे बोलते हैं हम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ये जो पूरा है इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और ये पूरी तार की लंबाई है। तो इस तरह से लंबाई हम 1 मीटर लें और इसका क्षेत्रफल ले लें 1 मीटर स्क्वायर, इसकी जो मोटाई है, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, जो यहाँ से कटा हुआ भाग होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको हम कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर। अगर अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो दोनों ही वैल्यू 1 1 हो जाएंगी, तो ये R इस रो के बराबर हो जाएगा। तो यही परिभाषा है, किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 1 मीटर लंबा तार हो और उस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसके प्रतिरोध के बराबर ही विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रजिस्टिविटी भी कहते हैं। और ये रजिस्टिविटी बिल्कुल भी किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ना तो लंबाई पे, क्योंकि ये फिक्स होती है, इसका मान कैसा होता है, फिक्स होता है। ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे, कि वो तार बना किस चीज़ का है, बस, और किसी पे नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का बना होता है उसका मान उस फिक्स होता है। अगर कॉपर का है तो उसकी रजिस्टिविटी फिक्स होती है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है कि इसमें इतना ही होगा, जबकि ये साधारण प्रतिरोध है, ये फिक्स नहीं होता है, ये प्रभावित होता है। अगला है प्रतिरोधों का संयोजन। हमारे जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम संयोजित कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिरोध, जैसे कि हर एक वायर में होता है, एलईडी बल्ब में भी प्रतिरोध होता है, सब में प्रतिरोध होता है, जितनी भी बल्ब आते हैं छोटे छोटे सबके अंदर ही प्रतिरोध होता है, हीटर में भी प्रतिरोध होता है, सारी चीज़ों में प्रतिरोध होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो इन जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि बल्ब्स हैं, बल्ब में प्रतिरोध, तो बल्बों को हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब प्रतिरोधों को जोड़ना। अब किस में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम का संयोजन है अगर प्रतिरोधों को एक श्रेणी में जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ पे हमें फेज मिल रहा है तो हमने फेज दिया, फिर इसका न्यूट्रल इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में जो प्राप्त होते हैं इन्हें बोलते हैं श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, यहाँ से जितनी भी धारा निकलती है वो टोटल धारा यहाँ से जाती है, सब में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। जितनी भी करंट यहाँ गई वो यहाँ से वापस आई, तो टोटल करंट इसमें क्या रहती है, श्रेणी क्रम में समान रहती है। श्रेणी क्रम में करंट समान रहती है, लेकिन यहाँ से जितने वोल्टेज गए, मान लो यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी थी, तो वोल्टेज यहाँ पे गए तो इसे तो पूरे 20 वोल्टेज मिले, इस प्रतिरोध को 20 वोल्टेज मिले, लेकिन इसने कुछ वोल्टेज खर्च कर लिए, फिर 20 वोल्टेज के मान लो इसने 5 वोल्टेज खर्च कर लिए, तो यहाँ 15 वोल्टेज ही पहुँचे। तो 5 वोल्टेज इसने खर्च कर लिए तो यहाँ 10 वोल्टेज ही पहुँचे। तो इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। डिवाइड का मतलब वोल्टेज कम बढ़ होता है, लेकिन धारा यहाँ से जितनी निकली धारा पूरी जाती है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और वोल्टेज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वोल्टेज, क्योंकि सबसे पहले वाला, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो पहले खाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से वोल्टेज कम होता जाएगा, लेकिन धारा जितनी भी आ रही टोटल पूरी की पूरी, क्योंकि धारा का एक ही रास्ता है। धारा कहाँ बढ़ती है, जहाँ रास्ते होते हैं, जहाँ एक से अधिक रास्ते होते हैं वहाँ धारा बढ़ जाती है। मान लो एक ब्रांच यहाँ और होती है ऊपर इस तरह से, तो आधी करंट थोड़ी इधर चली जाती, बाकी इधर जाती, लेकिन यहाँ पे एक ही रास्ता है धारा का। जब करंट का रास्ता ही एक ही है जाने का, तो वो एक ही रास्ते में उतनी ही रहेगी जितनी समान जगह पे, समान हर जगह समान रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तथा वोल्टेज बढ़ता है। माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मान लो 3 रेजिस्टेंस है, जिसका एक सिरा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, एक सिरा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, इस तरह से जोड़ते जाएं तो श्रेणी क्रम कहलाता है। जैसे कि हमारी दीपावली वाली जो झालर्स आती हैं, झालरें जो सजावट की आती हैं, वो सारी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती हैं।
तो श्रेणी क्रम में हमें पता है वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो जो टोटल वोल्टेज हम दे रहे हैं वो टोटल वोल्टेज होगा बी, और वो टोटल वोल्टेज किस किस में डिवाइड हो रहा होगा, V1 V2 V3, यानी कि V1 इसमें खर्च हो रहा होगा, V1 यहाँ खर्च हो रहा है, V2 यहाँ खर्च हो रहा है, V3 यहाँ खर्च हो रहा है, और टोटल ये जो खर्च हो रहा है ये कितना है, ये टोटल B है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो B इक्वल टू होता है IR, B इक्वल टू क्या होता है IR, R बराबर हमने B अपॉन आई देखा था ओम का नियम से कि जो प्रतिरोध की परिभाषा होती है वोल्टेज B अपॉन आई इक्वल टू R, तो B बराबर हो गया IR, I को हमने इधर भेज दिया, ये ओम का नियम है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। B बराबर IR, तो यहाँ पे हमने रखा B बराबर IR, अब यहाँ भी रखा V1 बराबर IR1, I तो सब जगह सेम ही है, यहाँ पे आई का जो मान है ये सब जगह सेम रहेगा, तो आई तो B1 के R1 के साथ भी रखनी है, R2 के साथ भी, सबकी जगह आई ही रखनी है। तो यहाँ पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आई सबके साथ समान रहेगी। अब इसमें से करंट आई का हम कॉमन ले लेंगे, तो आई हमने बाहर ले ली, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आई से आई कैंसिल हो गया, बचा क्या, R इक्वल टू R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो समान श्रेणी क्रम है, जो श्रेणी क्रम है उसमें जो रजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है, वो होता है R1 R2 प्लस R3, अर्थात कि यहाँ पे श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। मान लिया मैंने 3 प्रतिरोध लिए और मैंने कहा कि इस पूरे परिपथ का तीनों प्रतिरोध मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का है, मैंने 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े। तो श्रेणी क्रम में किसी तार ये मैंने जोड़ दिए हैं, अब वो पूरा जो परिपथ है, जैसे कि ये 3 प्रतिरोध मैंने जोड़ दिया, अब ये पूरा एक परिपथ बन गया और इसमें यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, तो ये पूरा परिपथ, तो मैं कहूँ इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध बताओ कितना होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 3 3 2 5 और 5 10, ये टोटल 10 हो जाएंगे। तो R का मान जो टोटल हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो ये होता है हमारा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस जो होता है परिपथ का वो बढ़ जाता है, परिपथ का टोटल रजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम अब हम पढ़ लेते हैं। समांतर क्रम में हम इस तरह से जोड़ते हैं, समांतर क्रम प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ते हैं कि यहाँ पे करंट बढ़ती है और वोल्टेज समान रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रतिरोध को, प्रत्येक प्रतिरोध को हम फेज दे रहे हैं, यहाँ पे जो फेज निकल रहा है वो हर एक प्रतिरोध को मिल रहा है और हर एक फेज को, हर एक प्रतिरोध को न्यूट्रल मिल रहा है। तो जिसे फेज और न्यूट्रल सबको मिल रहे हैं तो ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे मान लो 20 वोल्टेज था, तो 20 वोल्टेज इसे भी, क्योंकि इसके भी 20 मिल रहे हैं, इसे भी 20 मिल रहे हैं, इसे भी 20 मिल रहे हैं, यहाँ पे ये वोल्टेज तो समान है। लेकिन यहाँ से जो करंट निकल रही थी, ये करंट, कुछ करंट यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ, क्योंकि यहाँ 3 रास्ते हैं तो 3 जगह बट जाएगी। तो समांतर क्रम में क्या होता है, करंट बढ़ती है और वोल्टेज बराबर रहता है, जबकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ता है और करंट समान रहती है। तो श्रेणी क्रम में समांतर क्रम का उल्टा है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज समान रहता है और करंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब करंट बढ़ रही है तो यहाँ पे एडिशन करेंगे करंट का। तो I बराबर जो टोटल I यहाँ से निकली है वो किस किस का सम है, I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I बराबर फॉर्मूला होता है ये हमारा B अपॉन आई इक्वल टू R, यही फॉर्मूला रखेंगे ओम का नियम, तो I इक्वल टू निकाल लेंगे। I इक्वल टू होता है B अपॉन R, R को इधर कह दें तो वही हो जाएगा I इक्वल टू B अपॉन R। तो I इक्वल टू B अपॉन R, तो हम यहाँ लिख रहे हैं I इक्वल टू B अपॉन R। अब यहाँ पे B तो हमें पता है कि तीनों में सेम है, तो B अपॉन R1, लेकिन R1 में भी B है, R2 में भी B ही है, I3 और I3 में भी B है, तो B अपॉन R3। तो B हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो B जब पूरा कॉमन लिया तो B से B कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्वल टू बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका जो फॉर्मूला आया प्रतिरोध का निकल के वो आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा समांतर का फॉर्मूला है और ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस जुड़ के ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे कम हो जाएगा। मान लो यही 2 3 5 मैंने लगाए, ये मैंने लगा दिया 2 ओम का, और ये लगा दिया 3 ओम का, और ये लगा दिया 5 ओम का। तो इसमें जो वैल्यू आएगी ना वो जो सबसे छोटा वाला प्रतिरोध है 2, इससे भी कम ही आएगी। अगर हम टोटल निकालें इस फॉर्मूले से 1/2 प्लस 1/3 1/5 अगर इनकी वैल्यू रखें तो टोटल जो R का मान निकालेंगे वो 2 से भी कम ही आएगा, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है, जो तुमने छोटा वाला लगाया है प्रतिरोध उससे भी कम ही आएगा। अगला पढ़ लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, सत्यापित कीजिए। और ओम का नियम सबसे सरल भी है। ओम का नियम क्या होता है, ओम ने केवल इतनी बात बताई थी कि अगर कोई चालक है, जैसे कोई तार है, उसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें। हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें। भौतिक अवस्था जैसे चालक कोई जितना लंबा है वो उतना ही लंबा रहने दें, उसे खींचे ना। या कोई ताप, उस चालक का जितना टेम्परेचर है उतने पे ही रखें, उससे टेम्परेचर कंबल ना करें। उसकी दाब में कोई, यानी कि उसकी जितनी भी फिजिकल स्टेट्स हैं उनमें कोई भी काम उनके परिवर्तन ना करें। तो क्या होगा, तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, जैसे एक ये चालक है, एक ये वायर है, तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर। विभवांतर का अभी हमने पीछे पढ़ा था कि विभवांतर क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज का अंतर।
यहाँ पे लगाया गया विभवांतर, मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इनके बीच लगाया गया जो विभवांतर है, ये बैटरी मैंने लगा दी, तो इनके बीच लगाया गया जो विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सूत्र है, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इसमें अब जो धारा बहेगी वो इस वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, इसके अनुक्रमानुपाती, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस होगा, मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो इसमें करंट और ज़्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ 200 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो करंट और ज़्यादा। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का मान बढ़ जाएगा। वोल्टेज करंट के अनुक्रमानुपाती होती है जब इस तार के भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना करें। तो ये है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों पे जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी वोल्टेज जितना ज़्यादा देंगे करंट उतनी ज़्यादा बहेगी। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई, और ये प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म आती है, वो कांस्टेंट टर्म है आर। तो बी बराबर आई आर, तो बी बराबर आई आर, और ये कांस्टेंट कौन है, आर। तो आर यहाँ एक नियतांक है जो कि प्रतिरोध है। तो आर क्या है, हर एक तार का प्रतिरोध होता है, तो ये यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला बराबर मिला बी बराबर आई आर, और बी का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। आई बराबर यहाँ से निकल जाएगा बी अपॉन आर, आई को इधर ले लें तो बी अपॉन आर हो जाएगा ये। तो आई का मात्रा क्या होता है, करंट का एम्पियर, तो आई बराबर बी अपॉन आर, और आर बराबर क्या होता है, बी अपॉन आई। अब आर को इधर कर दें तो आर बराबर बी अपॉन आई, और आर क्या होता है, प्रतिरोध, तो इसका मात्रा होता है ओम, जो कि नियतांक होता है। तो यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूले मिले, बी बराबर आई आर, आई बराबर बी अपॉन आर, और आर बराबर बी अपॉन आई। आर को किस में मापते हैं, ओम में। ये ओम ने बताया था, ये ओम ने बताया था कि इसके सिरों पे लगाया गया जो इसके सिरों पे लगाया गया वोल्टेज है वो करंट के अनुपाती होता है। और इन्होंने कहा था कि इसमें वोल्टेज, इसमें बहने वाली इस पे लगाया गया वोल्टेज तथा करंट का अनुपात हमेशा नियत रहता है, यानी कि बी अपॉन आई इक्वल टू आर। ये आर क्या है, नियतांक है। तो इन्होंने ये सब बात बताई थी और इनका नाम ओम था, इसीलिए जो एक कांस्टेंट निकल के आया आर, इसकी यूनिट क्या है, ओम है। अब हम ओम नियम का सत्यापन कर लेते हैं, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो हम ये एक डायग्राम बनाते हैं कि हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, एक कुंजी लगा दी। जब इस कुंजी को मैं निकाल लूँगा तो यहाँ करंट आगे नहीं जाएगी, जैसे ही लगा दूंगा तो करंट जाने लगी। एक प्रतिरोध लगा है, और यहाँ पे एक हमने वोल्टमीटर लगा दिया कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज चेक करेगा। और यहाँ एक अमीटर लगा दिया, तो वोल्टेज का मान भी मिलता रहेगा और करंट का मान भी मिलता रहेगा। वोल्टेज और करंट दोनों के ही मान हमें चाहिए, क्योंकि वोल्टेज और करंट का मान जो होता है वो नियतांक होना चाहिए, बी अपॉन आई इक्वल टू आर। यही ओम के नियम का सत्यापन है कि बी वोल्टेज और करंट का मान हमेशा नियतांक आना चाहिए। जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़नी चाहिए, जैसे वोल्ट बढ़ाऊँ वैसी करंट भी बढ़नी चाहिए। तो इसलिए एक वोल्टमीटर लगाया, एक अमीटर लगाया। इसके बाद एक धारा नियंत्रक लगा दिया। धारा नियंत्रक की जरूरत है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने लगा दिया। अगर कभी ज़्यादा जरूरत पड़ी धारा की या कम जरूरत पड़ी तो इससे हम धारा को नियंत्रित कर लेते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं फिर कि ये है ओम के नियम का सत्यापन का ग्राफ। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते गए, इधर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाते गए। जैसे हमने 4 वोल्टेज करा तो करंट हमें मिली है 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। 8 वोल्टेज करा 0.8 तो करंट मिली है 2 एम्पियर। 12 वोल्ट करा तो करंट मिली है 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। ऐसे करके हमें ये पॉइंट मिल गए। जब इन दोनों को हम इधर से मिलाते गए, ऐसे यहाँ पे करंट कितनी मिल रही है और वोल्टेज कितना जा रहा है। जब वोल्टेज और करंट को मिलाते गए तो ये पॉइंट मिलते गए। फिर इन दोनों पॉइंट से हमने एक लाइन खींची, तो ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन आई, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा वैसे वैसे करंट बढ़ रही। तो ये लाइन कैसी आएगी, सीधी आएगी। अगर सीधी लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ रही है। और यही है बी अपॉन आई इक्वल टू आर, यानी कि वोल्टेज बढ़ा रहे करंट बढ़ा रहे तो वो क्या, नियतांक होगा, यानी कि नियत होगा। इन दोनों का मान नियत ही रहेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे ही वैसे करंट बढ़ती जाएगी। इन दोनों का जो अनुपात है वो नियत ही रहेगा। मान लो पहली बार हमने 4 वोल्टेज दिया, करंट आई 2, तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 आंसर आया। अगर हमने वोल्टेज दे दिया यहाँ पे 8 तो करंट ऑटोमेटिक 4 हो जाएगी, 4 दूनी 8, ये 2 ही आएगा, यानी कि ये अनुपात नियत ही रहेगा। ये कहते हैं बी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो ये हो गया हमारा सत्यापन। हमें केवल ग्राफ बनाना है और ये फिगर बनानी है ओम के नियम में, फिगर, ये वाली फिगर और ये ग्राफ। तो ये हो गया हमारा ओम के नियम का सत्यापन। ग्राफ द्वारा प्रदर्शित है कि बी अपॉन आई का मान जो है सरल रेखा में है, इसलिए बी अपॉन आई इक्वल टू नियतांक। इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध किया।